वाले हैं। सेक्शन फार्मूले के अंतर्गत दो फार्मूले आएंगे, ठीक है। सेक्शन फार्मूले के अंतर्गत दो फार्मूले आएंगे, एक आएगा इंटरनली डिवीज़न और एक आएगा एक्सटर्नली डिवीज़न, ठीक है। तो सेक्शन का मतलब डिवाइड करना हो गया, और सेक्शन के अंतर्गत दो फार्मूले आएंगे, एक होगा इंटरनल डिवीज़न और एक होगा एक्सटर्नली डिवीज़न। एक अंतःविभाजन होगा और एक बाह्यविभाजन होगा, ठीक है। तो एक बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, जर्नल पॉइंट। जर्नल पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज़ अ जर्नल पॉइंट। जर्नल पॉइंट को ही व्हाट इज़ अ एनी पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो एनी पॉइंट क्या है, जर्नल पॉइंट। जर्नल पॉइंट का मतलब आप जनरल नॉलेज से आप लीजिए। जनरल नॉलेज पढ़ने से क्या होता है, जनरल नॉलेज से आपको हर प्रकार का नॉलेज मिलता है, देश दुनिया में, खेल संबंधित है कि नहीं, नदी संबंधित, मतलब कौन सा, मतलब हर तरीके का नॉलेज आपको मिलता है। अगर आप जनरल नॉलेज पढ़ेंगे, कौन सा आदमी दुनिया में सबसे मोटा है, कौन सा आदमी दुनिया में सबसे छोटा है कि नहीं, आपको खेल संबंधित, नदियों संबंधित, गड्ढों संबंधित, हर संबंधित आपको जनरल नॉलेज में रिलेशन, मतलब आपको नॉलेज मिलेगा। तो जनरल नॉलेज पढ़ने से क्या है, हमें हर तरह के नॉलेज मिल रहे हैं, इसलिए हमें वीकली जो जनरल नॉलेज आता है वो पढ़ना चाहिए, या बीच बीच में जनरल नॉलेज पढ़ते रहना चाहिए। तो देश दुनिया में कौन देश कहाँ पे कब्जा कर लिया, कौन में युद्ध छिड़ने की आशंका है, ये सब चीज़ें हमको पता चलती रहती है जनरल नॉलेज के थ्रू। तो मैं यहाँ पे जनरल नॉलेज का बोलने का केवल इतना मतलब है, जनरल नॉलेज हमें सभी प्रकार का ज्ञान देता है। इसी तरीके से जनरल पॉइंट मतलब एवरी टाइप का नॉलेज हमें प्रदान कर रहा है। जनरल नॉलेज से हम एवरी तरह के, हर तरह के नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं। इसी तरह जनरल पॉइंट इज़ अ नॉट अ सिंगल पॉइंट। जनरल पॉइंट सिंगल पॉइंट नहीं है ना, इट्स रिप्रेजेंट ऑल पॉइंट्स, वो ऑल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप ये देखो, ये आप जानते हो ये किसका साइन है ना, ये डेंजरस का साइन है, खतरा का साइन है, गुड़ा का तो चिन्ह ये है, लेकिन अगर आप कोई भी कपड़े के ऊपर यही चिन्ह लगा दो तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेंजर को रिप्रेजेंट करेगा। और डेंजर कई तरह के हो सकते हैं, हो सकता है वो पुल टूटी हो ना, कोई आदमी गिर गया रहा हो, बच गया रहा हो, तो एक ऐसे खतरा का चिन्ह लगा के चला गया हो, कपड़े में ऐसे बना के गुड़ा का चिन्ह लगा दे, दूर से ही जान जाओ ना कि भैया यहाँ पे कोई न कोई खतरा है, देख दुख के निकलो। या हो सकता है भूखा शेर बैठा हो, वो शिकार हो गया था, लेकिन जाते जाते ऐसे कुछ साइन वाइन लगा के छोड़ के चला गया, तुम शिकार होने से बच जाओ ना। तो ये जहाँ पे भी साइन लगा रहेगा ये डेंजर को रिप्रेजेंट करेगा। डेंजर कई तरह के होते हैं, तो ये क्या है, एक सिंबल है, डेंजर को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है। तो ऐसे ही हम लोग जो जनरल पॉइंट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जनरल पॉइंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट में जनरल पॉइंट किससे रिप्रेजेंट होता है, px, y द्वारा रिप्रेजेंट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल पॉइंट बोलते हैं। ये आपका जनरल पॉइंट है, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट यही होता है ना। तो मतलब जनरल पॉइंट का क्या मतलब है, वो कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। तो कोई भी पॉइंट देखो इसी फॉर्मेट में तो होता है, तो x, y इट्स रिप्रेजेंट ऑल पॉइंट, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर बात को समझो, ये आपकी कोई लाइन सेगमेंट है या लाइन है, क्या है ये कोई लाइन है, क्या है, कोई लाइन। तो लाइन क्या है, मेनी इनफाइनाइट पॉइंट का सेट है कि नहीं। एक लाइन जो है मेनी इनफाइनाइट पॉइंट का जो सेट होता है उसी को लाइन बोलते हैं, ऐसे, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे पॉइंटों से जो लाइन बनती है, सेगमेंट बनेगी, वही आपका लाइन मतलब कहलाएगी। तो इस पे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इन पॉइंटों को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, इन पॉइंटों को क्या करना चाहते हो, रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो अगर आप इस पे ऑल पॉइंटों को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, कोई भी पॉइंटों को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो आप इसी लाइन पर एक जनरल पॉइंट px, y कर लो। तो ये x, y नॉट अ सिंगल पॉइंट, इट्स रिप्रेजेंट ऑल पॉइंट। तो ये x, y क्या करेगा, इस पर लाइज हर पॉइंट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट कर देगा।
क्या कर देगा, रिप्रेजेंट कर देगा। ये इस लाइन पे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं ना, तो ये पॉइंट क्या है, उनमें से कोई भी पॉइंट हो सकता है, उनमें से वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये वाला 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 हो सकता है, इनमें से कोई भी पॉइंट ये हो सकता है। तो अगर हमें ऑल पॉइंटों को रिप्रेजेंट करना हुआ तो यहाँ पर हमको एक जनरल पॉइंट कहा जाता है पी एक्स कामा वाई टेकन कर लो, तो ये लाइन पर लाइज ऑल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। हमें यहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। जैसे आपने दो पॉइंट को अलग से डिस्क्राइब कर लिया, आपने कह दिया भैया ये पहला पॉइंट x1 y1 है और ये दूसरा पॉइंट क्या है x2 y2। अब इसके बीच भी तो बहुत सारे पॉइंट हैं, दो पॉइंट को आपने अलग कर लिए कि भाई ये वाला तो x1 y1 होगा ना, और ये यहाँ पे x2 y2 होगा। अब इसके बीच में भी तो बहुत सारे पॉइंट है ना, तो उन पॉइंटों को अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप एक जनरल पॉइंट पी एक्स कामा वाई लेकर रिप्रेजेंट करेंगे। इस बात को समझ लीजिए। कुछ को आपने डिवाइड कर दिया, कुछ को आपने सपोज कर लिया कि भैया ये आपका पहला है और ये दूसरा है, इसके बाद भी तो बहुत सारे पॉइंट बच गए थे, तो उन पॉइंटों को अगर आपको टेकन करना हुआ कहीं भी तो आप जनरल पॉइंट पी एक्स कामा वाई करके टेकन करेंगे। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं सेक्शन फार्मूला पढ़ने वाले हैं, और सेक्शन का मतलब डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो सेक्शन कब होगा, यहाँ पे दो तरह के सेक्शन होंगे, एक सेक्शन में एक इंटरनल डिवीज़न आएगा और एक एक्सटर्नल डिवीज़न आएगा। इंटरनल डिवीज़न कब होगा और एक्सटर्नल डिवीज़न कब होगा ये हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने ये डायलॉग सुना होगा, अगर हमारे तुम्हारे बीच में कोई आया तो समझो गया ना, तो हमारे तुम्हारे बीच में जो आ जाता है, जैसे हम समझ रहे हैं ना मोहन सोहन है, उनके बीच में रोहन चले आए, तो रोहन क्या करे, मोहन और सोहन को दो पार्ट में डिवाइड किए ना, बीच में आ गए ना, है कि नहीं। देखो जैसे फिरदौस है, आयशा, उनके बीच में सुमैया हैं, तो सुमैया क्या कर रही हैं, इनको इंटरनल डिवाइड कर रही हैं ना। तो हमारे तुम्हारे बीच में जो थर्ड वाला पर्सन आता है वो क्या करेगा, हमको इंटरनल डिवाइड करेगा, ठीक है। और एक बात और हम लोग जानते हैं, जब दो लोग लड़ाई करते हैं ना तो तीसरा मजा लेता है ना, तब एक्सटर्नल डिवीज़न होगा। जब दो लोग लड़ाई करें तीसरा मजा ले तो जान लो एक्सटर्नल डिवीज़न है आप। और वो तीसरा कौन हमेशा बनेगा ये जानना, ये पी बनेगा। हमारे तुम्हारे बीच में अगर कोई आया तो वो पी आएगा। अगर हम दोनों लड़ाई कर रहे हैं तो तीसरा मजा लेगा तो ये पी लेगा, ठीक है। और हमारे तुम्हारे, हम और तुम दो लोग फिक्स हो गए, दो लोग यहाँ पे फिक्स हो गए, तीसरा जो है जो हमारे तुम्हारे बीच में आया वो पी रहेगा, बाहर रहेगा तो पी रहेगा, तो ठीक है। तो इस तरीके से दो डिवीज़न होंगी। जैसे कोई लाइन सेगमेंट है यार, ये कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, कोई लाइन सेगमेंट ए बी है, इसके अंदर एक कोई पॉइंट पी आ गया, देखो डिवाइड हुआ कि नहीं, डिवाइड का मतलब सेक्शन हुए ना, लेकिन कैसे सेक्शन हुए, इंटरनली हुए ना, एक इधर, तो यहाँ पे इंटर डिवीज़न हुआ। जैसे दो बंदे हैं, यहाँ पे दो बंदे पलथी मार के बैठ गए हैं ना, अब एक बंदा यहाँ पे आ जाता है, तो अब ये क्या करेगा, एक्सटर्नल डिवाइड करेगा। कैसे, एक बार यहाँ तक देखो, फिर ये इतना, तो ये एक्सटर्नल डिवीज़न होगा, ठीक है। तो अगर दो पॉइंट के बिटवीन थर्ड पॉइंट लाइज कर जाए तो क्या है, इंटरनल डिवीज़न, और दो पॉइंट के आउट में अगर थर्ड पॉइंट लाइज कर जाए तब एक्सटर्नल डिवीज़न है। तो सेक्शन फार्मूले के तहत दो फार्मूले आएंगे, एक इंटरनली आएगा और एक एक्सटर्नली आएगा ना। अगर टू पॉइंट के बिटवीन जनरल पॉइंट पी लाइज करेगा तो क्या होगा, इंटरनल डिवीज़न, और जब दो पॉइंट के आउट में जनरल पॉइंट पी लाइज करेगा तो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल पॉइंट कहलाएगा। ये बाय डिफिनीशन में बता रहा हूँ। सेक्शन का मतलब डिवाइड करना हुआ, और यहाँ पे दो तरीके से डिवाइड हो सकता है, और डिवाइड कौन करेगा, जनरल पॉइंट करेगा। अगर दो गिवन पॉइंट के बिटवीन आ जाएगा तब इंटरनली डिवाइड करेगा, और दो गिवन पॉइंट के बाहर अगर आ जाएगा तब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन फार्मूले के अंतर्गत हम दो फार्मूले की स्टडी करेंगे। पहले का नाम क्या हो गया और दूसरे का नाम क्या हो गया, ठीक है। दो डिवीज़न यहाँ पर हो सकता है, ये चीज़ आपको आइडिया लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर नाम भी है सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र बोलते हैं हिंदी में। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ध्यान दें, विभाजन सूत्र बोला जाता है इसको ना, सेक्शन फार्मूला।
और सेक्शन दो तरीके से हो सकता है, आपने देखा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट और इसका और इसके बीच में आपका हमेशा जनरल पॉइंट आएगा x, y, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्या होगा भाई, जैसे दो पॉइंट ए और बी हैं, इनके बाहर आउटसाइड कोई पॉइंट x, y लाइज करेगा। ये आपका पहला पॉइंट x1 y1 हुआ करेगा और ये, ठीक है। तो ये जो जनरल पॉइंट P आया है ए बी के अंदर, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, ए पी कुछ होगा, पी बी कुछ होगा या बी पी कुछ होगा। तो इसको M1 बोला जाता है और इसको, दो पार्ट हुए हैं ना, ये पी ए बी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो फर्स्ट वाले पार्ट को M1 और सेकेंड वाले पार्ट को M2। मतलब जब दो पॉइंट के बिटवीन थर्ड पॉइंट आ जाता है, जनरल पॉइंट आ जाता है, तो वो दो रेशियो में डिवाइड होता है। एक को M1 बोला है और एक को M2। तो यहाँ पे रेशियो M1:M2 का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये दो पॉइंट ए और बी थे, अब आउटसाइड में पॉइंट P गया है ना, तो ये P से A तक देखो, ये जो P से A तक है ये हमेशा M1 होगा, और P से जो B तक है वो क्या होगा, हमेशा M2 होगा, ठीक है। तो यही आप बताओ, ए बी कितना होगा, ए बी कितना होगा बताओ। ये टोटल M1 है और देखो बेटा, ये आपको मैं बता चुका हूँ, अगर ये टोटल 7 है और ये यहाँ से यहाँ तक 3 है, कोई पूछे बताओ ये कितना है, 7 - 3 4 होगा ना, ये तभी 4 और 3 7 आएगा। ऐसे अगर मैं ये कह रहा हूँ ये यहाँ तक M1 है और ये M2 है, तो ये वाला कितना होगा, M1 - M2 होगा। ये बात आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो सेक्शन का मतलब समझ गए हैं, डिवाइड करना। डिवाइड यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है, दो गिवन पॉइंट ए और बी के बीच P आ सकता है, तब इंटरनल डिवीज़न होगा, तब क्या होगा, इंटरनल डिवीज़न होगा ना। और जो दो पार्ट में हो जाएगा ना, जब P देखो आ गया, ऐसे दो पार्ट हुए, एक को M1 बोला जाना है, एक M2 बोला जाना है। और जब दो गिवन पॉइंट के आउट में जनरल पॉइंट P लाइज करेगा, तब एक्सटर्नल डिवीज़न बोला जाएगा, ठीक है ना। तब भी दो पार्ट हुए ना, एक पार्ट ये हुआ, दूसरा ये हुआ। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा वो M1 और जो ये वाला अगला वाला M2। तो ये क्या आ जाएगा, इन दोनों की हेल्प से M1 - M2, इस लॉजिक से। बताओ क्लियर है? ये फार्मूला जैसे हम लोग ने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, तो हमने जाना था डिस्टेंस फार्मूला कब कब लगेगा, ऐसे ही इसका यूजेस समझ लो। ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला कब कब लगेगा, तो मैंने बताया था, अगर कहीं डिस्टेंस निकालनी हो गई, कोई भी टाइप का ट्रायंगल आ गया, कोई भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल आ गया, कोई भी टाइप की लेंथ निकालनी हुई, साइड निकालनी हुई, CP पॉइंट आ गया, तो वहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। वैसे ही हम सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र कहाँ लगाएंगे, हम वहाँ लगाएंगे जहाँ पे क्वेश्चन में रेशियो वर्ड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? रेशियो, अनुपात वर्ड मिल जाएगा। अगर हमें क्वेश्चन में रेशियो, हमारे कोऑर्डिनेट के कोई भी क्वेश्चन में क्या आ गया, रेशियो आ गया, रेशियो वर्ड अगर हमें पढ़ने को मिल गया, ठीक है, रेशियो समझते हो ना, रेशियो अगर क्वेश्चन में आ गया तो तुरंत जान जाओ क्या लगाओगे, सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूले में दो फार्मूला जानते रहोगे, एक इंटरनल डिवीज़न जानते रहोगे, इंटरनली डिवीज़न, ठीक है, इंटरनली डिवीज़न। एक रहेगा आपका इंटरनल डिवीज़न और एक आपका रहेगा एक्सटर्नल डिवीज़न, ठीक है, एक्सटर्नल डिवीज़न और इंटरनल डिवीज़न। तो यहाँ पर ध्यान से समझना, तो कब आप इंटरनल डिवीज़न लगाओगे और कब आप एक्सटर्नल डिवीज़न लगाओगे, ये वर्ड आ जाएगा, रेशियो वर्ड आ जाएगा। अगर आपको फाइंड करना होगा या गिवन हो जाएगा, क्वेश्चन आप पढ़ लोगे कि नहीं, पढ़ तो लेते ही हो, तो क्वेश्चन पढ़ो तो रेशियो वर्ड आपको मिले, बस इतना पर्याप्त है आपके लिए। रेशियो वर्ड आ जाए क्वेश्चन में, तुरंत जान जाओ क्या लगाओगे, सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूले में दो फार्मूला आप जानते रहोगे, इंटरनल डिवीज़न और एक्सटर्नल डिवीज़न। अंतर विभाजन जानते रहोगे,
और बा विभाजन जानते रहोगे, ठीक है। तो कहाँ हम अंतः विभाजन लगाएंगे और कहाँ हम बा विभाजन लगाएंगे, इसका भी नॉलेज हमें होना चाहिए। देखिए रेशियो वर्ड आया है, साथ में ये भी वर्ड आ गया है, इंटरनली आ गया है। रेशियो वर्ड आया है क्वेश्चन में, साथ में एक्सटर्नली वर्ड आ गया है। रेशियो वर्ड आया, साथ में इंटरनली आया, तो ये वाला लगा दो। रेशियो वर्ड आया, साथ में एक्सटर्नली वर्ड आया, ये वाला लगा दो, ठीक है। और कुछ नहीं आया, ज़्यादातर में कुछ नहीं आएगा, रेशियो रहेगा। रेशियो रहेगा, ना इंटरनली आया रहेगा, ना एक्सटर्नली आया रहेगा, रेशियो रहेगा, तो सेक्शन फार्मूला लगेगा। तो अब वहाँ पे हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो वहाँ पर हम स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं ना, चाहे हम जो लगाएं, चाहे हम इंटरनली वाला लगा दें, चाहे हम एक्सटर्नली वाला लगा दें। हम हमेशा इंटरनली वाला लगाना चाहेंगे। क्यों लगाना चाहेंगे भी, फार्मूला देखने के बाद हमेशा आप जान जाओगे कि अगर हमें स्वतंत्रता है इंटरनली और एक्सटर्नली में, हमेशा हम इंटरनली वाला लगाना चाहेंगे, ठीक है ना। तो भाई देखो, सेक्शन फार्मूला में इंटरनल डिवीज़न क्या है, एक्सटर्नल डिवीज़न क्या है, व्हाट इज़ द इंटरनल डिवीज़न, व्हाट इज़ द एक्सटर्नल डिवीज़न, ये बात हम लोग ने समझी। और दूसरी बात ये समझी कि हाउ टू यूज सेक्शन फार्मूला, कि सेक्शन फार्मूला हम यूज कब करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला हमें कब यूज करना है, रेशियो वर्ड मिलने पर। रेशियो वर्ड मिलने पर क्वेश्चन में अगर रेशियो वर्ड आ जाए ना, तो आप सेक्शन फार्मूला लगाना। रेशियो के साथ इंटरनली रहेगा तो इंटरनल डिवीज़न लगाना है, रेशियो के साथ एक्सटर्नली रहेगा तो एक्सटर्नल डिवीज़न लगेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब एक बार हम फिर से आपको बताएंगे शुरुआत से, ताकि देखिए फार्मूले में थोड़ा सा एक बार विधिवत ढंग से समझ लें। आगे चल के बुक मिलेगी आपको, क्लास 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुक मिलेगी, बुक। तो अगर आपको बुक पढ़ना है तो ये बेसिक चीज़ों को आप विधिवत ढंग से जानते रहिए, ठीक है ना। तो आगे चल के ये क्लास 11 में फिर पूरा एक चैप्टर मिलेगा तुमको। यहाँ पे जितना पढ़े रहोगे उसका 5 गुना क्वेश्चन वहाँ पे करना रहेगा। फार्मूले यही रहेंगे ना। इन आप जब 12th पढ़ने लगोगे तब भी इनकी आवश्यकता पड़ेगी। आगे फिर बुक मिलेंगी, BSc MSc अगर मान लीजिए कोई करा तो यहाँ पर हमने जाना सेक्शन। सेक्शन का मतलब हम पहले से भी जानते हैं कि क्या है भैया, विभाजन है, डिवाइड करना होता है। इसको हिंदी में भाई विभाजन सूत्र बोला जाता है। ये फार्मूला कब लगेगा, मैंने कहा रेशियो। अगर रेशियो वर्ड आ जाए क्वेश्चन में तो ये फार्मूला लगाना है। ये फार्मूला लगाना कब है, ये तो क्लियर हो गया है। देखिए मैथ में हमें केवल 3 चीज़ें समझनी होती हैं बस। भाई फार्मूला क्या है, कहाँ लगेगा, ठीक है, और क्यों है, कैसे आया, ये 3 चीज़ें जान जाए और क्या जानोगे। और एक मैथ के मास्टर से क्या चाहते हो, आपको फार्मूला कब लगाना ये जान जाओ, और क्या होता है ये जानते रहो, और क्यों आया ये भी मास्टर बता दे ना। ज़्यादातर हम 2 ही चीज़ें जानते हैं, फार्मूला क्या है, लगेगा कब, वो भी ढंग से नहीं। तो सेक्शन फार्मूला भाई विभाजन सूत्र होता है। अब इसके अंतर्गत 2 आते हैं, एक आता है इंटरनली, एक होता है इंटरनली डिवीज़न, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अंतः विभाजन, ठीक है। फार्मूला क्या होगा, Px, y, अभी मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ, कल डिराइव कराऊंगा, ठीक है। Px, y इक्वल फार्मूला होता है, बहुत आसान है, m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है, m1 प्लस m2। ये फार्मूला आपको याद रखना है ना। ये x, y इक्वल होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस, ये तो x के लिए हुआ, सेम है जैसे y के लिए भी होगा। m1 क्या हो जाएगा, अभी x2 है ना, y2 प्लस अपन m1 प्लस m2। तो ये इंटरनल डिवीज़न का फार्मूला हो गया। अब एक्सटर्नल डिवीज़न में क्या होगा देखिएगा। एक्सटर्नल डिवीज़न में ध्यान से समझिएगा, एक्सटर्नल डिवीज़न को क्या बोला जाता है, बाह्य विभाजन बोला जाता है, ठीक है। हिंदी भी जानते रहिए, अंग्रेज ना बन जाइए। एक्सटर्नल डिवीज़न बाह्य विभाजन बोला जाता है, जिसको देखिए
एक्स कामा वाई, बस इसमें क्या करना है, जहाँ पे प्लस है वहीं पे माइनस कर देना, यही फार्मूला नोट कर देना है। तो केवल ये इतना याद कर लो बस, उसके बाद पूरा याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब एक्सटर्नली में, इंटरनली से अगर एक्सटर्नली में आना है, बस जहाँ पे प्लस है वहीं पे माइनस कर दो और फार्मूले को नोट कर लो, ठीक है ना। m1y2 माइनस m2, तो फार्मूला तो अभी तो तुरंत तैयार हो गया होगा, आसान है। तो सेक्शन फार्मूला कब लगता है, रेशियो अनुपात होने पर, ठीक है। और फार्मूला क्या होता है, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन का आपने जान लिया। इंटरनल डिवीजन कब होगा ये भी आप जान लीजिए। मैंने बोला ना, जब 2 पॉइंट रहें ना, 2 पॉइंट ए और बी हों, 2 पॉइंट फिक्स हों, 2 पॉइंट फिक्स हों, ए x1 y1 और बी x2 y2, और इसके अंदर कोई जनरल पॉइंट P x कामा y लाइज करे, तब यहाँ पे देखिए 2 पार्ट में हुए। देखो ये अंदर है इसलिए इंटरनल डिवीजन, ये m1 और ये m2, तब ये फार्मूला होगा, ठीक है। इंटरनली रहने पे ऐसा फिगर जनरेट करूँगा और एक्सटर्नली रहने पे ऐसा जनरेट होगा। ए यहाँ रहेगा, बी यहाँ रहेगा, पी यहाँ रहेगा। ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2, ये आपका x कामा y, ये टोटल आपका m1 होगा और ये यहाँ तक। तो ये वाला एक तरीके से आप, बहरहाल इसकी में आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन आप जानते रहिए। तो यहाँ तक चीज़ें नोट कर लीजिए, बताएं फिर हम एक बार में मैं समझा दे रहा हूँ, नहीं तो कल को फिर यही पढ़ाना पड़ेगा, पूरा 1 घंटा जाएगा। अभी एक लड़का जो तुम लोग के साथ और आ रहा था, आज आया होता तो उसको समझ में आता ना। आज अब फिर आज नहीं कल नहीं कि अब हमका समझाओ जाने, जूता उतार के इतना मारब ना गंजा हो जाइए, बोल दिया अब कहीं आई है ना। इस लड़की की पढ़ाओ की ज़रूरत कहाँ है, जब मन कहा आ जाइए कहीं अब हमका समझाओ जाने, तो हम इतना समझा दोगे। तो सेक्शन फार्मूले में अब हम क्या देखेंगे, डेरिवेशन ऑफ, यहाँ पे हम डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला देखेंगे। तो सेक्शन फार्मूले में फर्स्ट वाले का डेरिवेशन देखेंगे। देखिए डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फार्मूले में हम फर्स्ट का देखेंगे, इंटरनली डिवीजन का, ठीक है। इंटरनली डिवीजन का देखेंगे। फार्मूला क्या है हमको याद ही हो चुका है, पी एक्स कामा वाई इक्वल टू क्या, दिख नहीं रहा है तुम लोग को, चलो ये देखना ज़रूरी भी नहीं है, फार्मूला तो याद ही हो गया। अब यहाँ पे देखिए डेरिवेशन देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। मैं आपको बता दूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उतना ज़्यादा मज़ा जो है क्वेश्चन को लगाने में नहीं आता जितना फार्मूलों को प्रूव करने में आता है। अब जैसे इस फार्मूले को आपको प्रूव करना है तो आप बहुत ही ईजिली प्रूव कर सकते हैं। देखिए ऐसे ध्यान दीजिएगा, कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी डेरिवेशन करना है, कोई भी, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, हमेशा किस क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट यही होता है। और किसको डिराइव करने जा रहे हो, इंटरनली, और इंटरनली के मतलब आप जान रहे हो, ठीक है। 2 गिवन पॉइंट ए और बी के बिटवीन अगर कोई पॉइंट पी लाइज करे तब इंटरनली डिवाइड होता है, जहाँ पे ए आपका क्या होता है x1 y1 और बी क्या होता है x2 y2, और ये आपका यहाँ तक आ गया सबको। अब भाई जब भी पॉइंट क्वाड्रेंट में मिले तो आपको मैंने ड्राप देने के लिए कहा था ना, तो ड्राप दे दीजिए। चलिए ड्राप दे दे रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्राप देना है ऑन एक्स एक्सिस ना। ये पॉइंट यहाँ हो गया, ये पॉइंट यहाँ हो गया, और ये ड्राप दिया कैसा, परपेंडिकुलर ड्राप दिए हैं, तो यहाँ 90-90 ऐसा बना दीजिए। और ये आपका ओबामा वाला पॉइंट है, ये है ओरिजिन है, ये है। अब यहाँ पे ध्यान दें, ओ से एम तक कितना है देख लें,
और ए से एम तक कितना है, ये भी बात पल्ले पड़ी होगी। ओ से एन तक कितना है, हाँ, ऐसे ओ से आर तक कितना है, x2, ये बात समझ में आई होगी ना। तो अब यहाँ पर देखें, ये अगर मैं कहूँ mn अनस बताओ क्या होगा। अगर मैं mn पूछूँ आपसे तो mn कितना होगा। देखिए ये टोटल x है और ये साहब x1 है, तो mn कितना आएगा। टोटल में से ये चीज़ निकाल दोगे, x में से x1 को निकाल दोगे तो ये चीज़ कितना आएगा, x माइनस x1। ठीक है, होश में बैठो, नहीं बेहोश की गोली खिला देंगे भी हम। और यहाँ देखो टोटल कितना है x2 और ये x है। तो अब मैं अगर आपसे nr बोलूँ कितना होगा, ये x2 है और ये टोटल x है, तो ये क्या होगा, x2 माइनस x। समझ में आ गया बात। अब ऐसे देखो ये y1 है, तो इसके सीध में ये इतना भी y1 ही होगा। समझो बात को, यहाँ तक y1 है ना, तो ये ऐसे जहाँ तक जाओगे उसके सीध में y1 ही तो रहेगा। तो ये y1 है तो ये भी y1 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं टोटल की बात करूँ तो ये टोटल कितना है, ये टोटल कितना है, y है। इस पॉइंट को मान लो C पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप दिए हो। अब ये टोटल y है और ये इतना y1 है, तो ये बीच वाला पार्ट कितना होगा, y माइनस, ठीक है। और ध्यान दो, अब ये टोटल कितना है, ये टोटल कितना है यार, NP कितना है। ऐसे इसके करस्पॉन्डिंग जहाँ भी जाएगा तो यहाँ से यहाँ पे क्या करें, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें और पॉइंट H दे दें, पॉइंट H दे दें। ये टोटल यहाँ तक वो क्या है, लेकिन ये टोटल आप देखें अगर R से B तक देखें तो कितना है, y2। तो अब ये वाला पार्ट आपसे अगर मैं पूछूं तो क्या हो बताइए, y2 माइनस y। आई होप यहाँ तक चीज़ें आ गई होंगी। ये आपका रेक्टेंगल हो गया, देख लो, ये भी आपका रेक्टेंगल हो गया, आयत हो गया। देखो ये y1 तो ये y1, तो ये x माइनस x1, तो लाइक ये भी क्या हो जाएगा ना। ये देखो ये y तो ये y, ये x2 माइनस x, तो ये भी क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी एंगल क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यही बच्चे नहीं जान पाते हैं कि गुरुजी यहाँ थीटा था, यहाँ थीटा हो गया। हम तो मास्टर हैं, हम जान ही जाएंगे। अब बता दिए, आज के बाद आप रटे भी रहोगे ना। लेकिन आप अभी मैं पूछता, यहाँ पे कुछ करता तो यहाँ पे हो सकता है नहीं जान पाते कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं है। तो देखिए एन और आपने ये फिगर रखा होगा, ये जेड है और ये एन, ठीक है। जेड और एन का फिगर किस एंगल को रिप्रेजेंट करता है, टेल मी। जेड और एन किस एंगल को रिप्रेजेंट करता है, भुला गए। इतना हिस्ट्रिकल था, हाँ इतना हिस्ट्रिकल था तब भी भूल गए। जेड और एन किस एंगल को रिप्रेजेंट करता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जेड और एन की तरह जहाँ भी फिगर जनरेट होता रहे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, एकांतर अंतःकोण बनते हैं, ठीक है। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये। जेड और एन का जहाँ भी फिगर बनता रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वहाँ पे होता रहता है। तो जहाँ पे मास्टर वो बोलता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वहाँ पे हमेशा देखना तुम एन या जेड, अगर थोड़ा सा लाइनों को आगे पीछे बढ़ाओगे तो वहाँ पे एन या जेड क्रिएट हो जाएगा। तो जहाँ पे भी एन और जेड क्रिएट हो जाएगा, जान लो वहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाता है, वो इक्वल हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे एफ के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल कब बनता है, जब एफ जैसा हो जाए। लाइक ऐसे एफ है ना, तो ये जैसे ये दो पैरेलल लाइन का काम करने लगता है और ये लाइन जो है ट्रांसवर्सल लाइन का काम करती है। तो ये देखो जैसे ये सेम आर्क हो ना, यहाँ पे देखो जैसे आर्क है सेम आर्क, ठीक है, एफ क्रिएट होता रहता है। अगर आप इसको आप थोड़ा सा बनाएं, देखिए एफ बन रहा है कि नहीं। अब सीधा सीधा एफ ऐसे बन ना जाए जैसे तो बना हुआ था, लेकिन देखिए ऐसा कुछ फिगर, ऐसा कुछ बन रहा है कि नहीं, अगर लाइनों को थोड़ा सा आगे पीछे बना लो। अब यहाँ पर देखो, अगर ये लाइन को थोड़ा देखो, यहाँ पे देखो,
अरे यार इसको देख रहे हो, फील कर पा रहे हो, इस लाइन को इतने कंसिडर करो, फिर इसको देखो तो एफ के जैसा बन रहा है कि नहीं। तो इसी वजह से मैं जान गया कि यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम लोग ने क्या पढ़ रखा है, इक्वल होते हैं। इसलिए ये थीटा माना तो ये भी क्या हो गया, थीटा हो गया। ठीक, तो यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब कहोगे फिर से समझा दो तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि शुरुआत में जब एक एक लाइनें बनती रहती हैं ये फिर ये तबे समझ में आता है। अब कभी हम कहते ये इतने हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। जो समझना था जब तक ये बन रहा था यहाँ तक तभी समझ पाए थे ना। तो बोलो यहाँ तक आ गया है ना। ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। कितने? दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। तो कौन कौन बन रहा है ना देख लो। यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। एक बन रहा है कौन, इन थोड़ा सा मार्कर भी देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन, ACP और एक है इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन, PHB। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब एक बार आपको क्या करना है, कॉस थीटा का फार्मूला दोनों में लगा देना, एक बार साइन थीटा का लगा देना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस थीटा का फार्मूला लगा दो। किसका फार्मूला? अच्छा, ये M1 होगा, ये M2 होगा, ये भी याद रखना। ये M1 और वो दो पार्ट हुए ना, तो इसको M1 उसको M2 माना जाता है। तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर आपने क्या पढ़ रखा है, आधार बटे कान, सॉरी आधार बटे कान, या बेस अपान क्या बोलते हो, हाइपोटेन्यूज। तो ये फार्मूला आप पढ़ रखे हो। तो यहाँ पर बेस की वैल्यू आप देखो और कण की वैल्यू क्या है, गंदाउरे हो तुम, कभी सुधरोगे नहीं। कॉस थीटा कितना आ गया भाई, x माइनस x1/m1। अब यही कॉस थीटा फार्मूला यहाँ भी लगा दो, तो फार्मूला तो यही रहेगा ना, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे PHB के लिए बेस देखो, x2 माइनस x, और हाइपोटेन्यूज क्या है, M2। और ये किसके इक्वल है, यहाँ पे आप देख लो। तो जहाँ कॉस थीटा है वहाँ पर हम x माइनस x1 अपान क्या कर सकते हैं, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये M2 ब्रैकेट में x माइनस x1, M1 ब्रैकेट में, अब ये क्या हो जाएगा, M2x माइनस M2x1, M1x2 माइनस M1x। x वाला एक साइड कर लो, x वाला आ जाओ एक साइड, ये माइनस तुम इधर आओ, प्लस हो जाएगा। और ये ऑलरेडी प्लस में है, ये x वाला एक साइड हो गया कि नहीं, देखो। और सब एक साइड कर लो, ये M1x2 प्लस ये माइनस उधर लिख चले जाओ, M2x1। ठीक है। यहाँ पे x कॉमन है, देखो जो दिखता है वो कॉमन कहलाता है मैथ में। दुकानदार बनना हो तो बेचो हर माल 10 रुपये में। यहाँ पे देखो, अब x बराबर क्या है गया, M1x2 प्लस M2x1 अपान M1 प्लस M2। यही तो प्रूव करना था, x इक्वल टू, अरे ये क्या है, x कामा y बराबर 3 कामा 5 का क्या मतलब है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ x कामा y इक्वल 3 कामा 5। इसका मतलब है कि x इक्वल 3 है और y का मतलब 5 है। तो इसका मतलब ये x के इक्वल टू है और वो तो x के इक्वल टू वाला आ गया ना। अब जैसे y के इक्वल टू वाला लाना है तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे साइन थीटा का फार्मूला लगाना ना, लंब बटे काट, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, और वहाँ पे भी लगाना वही। तो यहाँ पे साइन थीटा की जो वैल्यू रहेगी वहाँ पे रख देना, तो इसी तरह y में प्रूफ हो जाएगा। बोलो, जैसे हमने x वाले को सॉल्व किया, यहाँ पे साइन थीटा लगाओगे इस ट्रायंगल के लिए और उसके लिए भी, तो यहाँ की वैल्यू वहाँ में रखोगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, चीज़ें y के लिए प्रूफ दैट हो जाएंगी। तो बताइए हो जाएगा कि नहीं। फिगर बनाना आया, ऐसे आप कर लेंगे ना, तो इसको नोट मत करिएगा, आप करके आइएगा। वैसे भी एक बात जान लीजिए,
वैसे भी ये एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, लेकिन इसको करेंगे तो आपकी मैथ में अंडरस्टैंडिंग बनेगी। मैथ आपको मतलब इंटरेस्ट पैदा करेगा मैथ में, कि हम एक एक चीज़ें जो भी फार्मूला पढ़ रहे हैं कहाँ से निकला था, कैसे प्रूव हुआ था वो भी जान लिए, कहाँ लगेगा वो जान ही रहे हैं, फार्मूला हमको याद आ गया, मतलब अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है। जैसे हमको कोई बता दिया है प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उतना अच्छे से नहीं बैठेगा, एक आध दो दिन हमको डिराइव करे, फिर तब बहुत अच्छे से माइंड में सेटअप हो जाता है। तो इसको आप घर पे करेंगे तो खूब अच्छे से माइंड अपना सेटअप कर लेगा इस चीज़ को। तो आप करिएगा, आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मेरा वीडियो पे देखिएगा, फिर से करिएगा, वीडियो तो बना ही लिया हूँ। तो ये यहाँ पे हो गया। अब इसी तरह मैं एक्सटर्नली डिवीज़न का एक बार फिगर बना दूँ। एक्सटर्नली वाला भी ऐसे लगेगा, 2 मिनट लगेगा, बस फिगर समझ लीजिए। बस एक बात जान लो, अगर आपको इसमें फिगर टेकन करना आ गया तो जान लो प्रूफ कर लोगे, अगर इसमें फिगर नहीं ले पाए ना तो फिर नहीं प्रूफ कर पाओगे। चाहे जो यहाँ पे ताकत लगाने से काम नहीं चलना है, फिगर से काम होने वाला है। तो देखें बेटा, अब आपको एक्सटर्नल डिवाइस वाला कराता हूँ। तो मैं फिगर ही समझाने वाला हूँ, इसलिए बड़ा सा फिगर ले रहा हूँ ताकि आपको खूब विधिवत ढंग से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। मैंने बोला कोई भी आपको डेरिवेशन करना है किसमें, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी फार्मूला डिराइव करना है तो हमेशा जान लो यूजिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट करोगे ना, क्योंकि जो भी पॉइंट आप लेते हो प्लस 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 लेते हो वो सब के लिए मान्य हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करोगे, एक्सटर्नल डिवाइड है तो 2 गिवन पॉइंट ए और बी के आउटसाइड जनरल पॉइंट लाइज करेगा। तो यहाँ पे आप सपोज ये आपका ए पॉइंट है, ये बी है और ये पी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका x1 समझ लीजिए, नहीं पूरा हो जाएगा ना तब पूछोगे तो नहीं समझ में आएगा। अब ड्राप देना है होता है, आपको शुरुआत में ही बताया था, ड्राप देना होता है, परपेंडिकुलर ड्राप देना होता है। ये m, ये n और ये r जान लीजिए। ये o से m तक कितना है देख लीजिए, और ये a से यहाँ तक आ गया, o से n तक कितना है, लगे हाथ बीच वाला बता दूँ, x2 माइनस, ठीक है। ये y1 है, ये y1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग तो परपेंडिकुलर ड्राप दे दो। ये यहाँ तक क्या है, ये टोटल क्या है y2, तो ये ऊपर वाला कितना होगा y2 माइनस y1 होगा। ऐसे ये o से r तक कितना है, o से r तक x है और यहाँ तक x2 है, तो ये वाला कितना आएगा x माइनस x2। हाँ, ये y2 है तो इशू ऐसे गड्डी जाएगी तो शूम कर देगी, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर दे देगी। ये टोटल यहाँ तक क्या है और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला पार्ट कितना होगा y माइनस y2 होगा। अब यहाँ पे देखिए ये y1 तो ये y1, तो ये x2 माइनस x1, तो ये भी x2 माइनस x1, ठीक है ना। अरे ये तो हो जाएगा ना, बोले यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए थीटा कह लूँ तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरी बात, ये a से p तक कितना होगा, m1 होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा ना, एक्सटर्नल डिवीज़न है, हमेशा p से देखना है। थर्ड एक बार जो बाहर मज़ा ले रहा है एक बार मोहन को देखेगा, मज़ा लेगा एक बार सोहन को, खूब लतिया रहा है, बहुत अच्छा है ना। ऐसे मतलब आप ये देखना है ना, ये लोग तो दोनों इसको देख सकते हैं, लेकिन जो मज़ा ले रहा है एक बार इनको देखेगा, राम खिलावन को पढ़ी एक बार राम को मज़ा आ रहा है, तो ये देखो जो मज़ा ले रहा है ये एक बार इनको देखेगा, कितने पार्ट पे देखेगा m1 पे, फिर जब इनको देखेगा ये भी 2 लबरा पाए हैं तो ये m2, ठीक है, ये m2। अब ये m1 ये m2, तो ये वाला आप m1 माइनस m2 बता सकते हो। बोलो यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे मैं एक आपको इसमें y वाला करा के दिखाता हूँ। कॉस थीटा लगाओगे इस ट्रायंगल में x वाला प्रूफ हो जाएगा, और साइन थीटा लगाओगे y वाला प्रूफ हो जाएगा। तो y वाला प्रूफ करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट लगता है, देख लो, क्योंकि कैलकुलेशन तुम लोग का बहुत अच्छा है ना, तो इसलिए कैलकुलेशन में बड़ा डर लग रहा है कि आप कैलकुलेशन में मार खा जाओगे, कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। अब इसका देखे हो तो हो सकता है कर लो,
तो कैलकुलेशन यहाँ पर देखो साइन थीटा यही होगा, देखो y2 माइनस y1 अपान ये फर्स्ट वाले ट्रायंगल में हुआ, कौन, ACB वाले में हुआ। ऐसे फिर क्या करोगे, अगले वाले ट्रायंगल में लगाओगे, BHP में ना, तो लगाओगे साइन थीटा बराबर, अब की बार क्या आएगा, y2 y माइनस y2 अपान m2 ये आएगा। अब ये दोनों बराबर होंगे, कैसे, जैसे 4 वर्ड्स के मोहन है और 4 वर्ड्स के सोहन है, तो इसका क्या मतलब, मोहन सोहन के इक्वल नहीं हुए, 4 वर्ड्स के मोहन 4 वर्ड्स के सोहन, तो ये जान लो ये 4 वर्ड्स है, ये भी 4 वर्ड्स है, तो ये दोनों इक्वल हो गए ना, ये मोहन हो गया यार, ये सोहन हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकता है, y2 माइनस y1 y माइनस y2 अपान, अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो जो एक्सटर्नली वाला फार्मूला है उसके अपान यही चीज़ आता है, इस चीज़ को ध्यान देना, m1 माइनस m2। तो अब यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा और जागते रहेंगे हम, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, m1 माइनस m2 जागते रहिएगा, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो m2 y2 माइनस m2 y1, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसे ब्रेकेट लगेगा, पहली बात एक कन्फ्यूजी आ गई, ये यहाँ पे हो गया, देखो ये ऐसे यहाँ y माइनस y2 होगा यहाँ पर ना। अब इसका मल्टीप्लाई ये पूरा एक बार y में करेगा, पूरा किस में करेगा, ऐसे y में, फिर ये माइनस y2 ब्रेकेट में m1 माइनस m2, ऐसे मल्टीप्लाई करना आता होगा, नहीं आता है सीख लो। अब यहाँ पे क्या करो, इसको ऐसे रहने देना, मल्टीप्लाई करने की गलती मत करना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, देखो ये माइनस प्लस m2 y2 कुछ जाएगा, देखो ये m2 y2 प्लस में यहाँ भी है यहाँ भी है ना। अब सुनो, ये साहब इधर आ जाएंगे, तो ये माइनस है ना, क्या हो जाएगा, ये m1 y2 हो जाएगा ना, अरे सॉरी ये माइनस है ना, इधर लाओ, तो m1 y2 माइनस m2 y1 अपान, इसको ऐसे रहने दो, कैलकुलेशन करने का तरीका सीख लो। अब y इक्वल टू क्या होगा, ओके प्रूफ, अरे ये भाग दे देगा ना, तो m1 y2 माइनस m2 y1, इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन करना है एक्सटर्नल डिवीजन में। वहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर दोगे, x वाला एक साइड कर लोगे या y वाला एक साइड कर लोगे, प्रूव हो जाएगा। इसमें इस तरीके से अब ऐसे x वाले में भी कैलकुलेशन कर दोगे तो आ जाएगा। आई होप दोनों फार्मूले आप डिराइव कर सकते हैं।